एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवेज़, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे एग्ज़ाम्स, सीडीएस, आर्म्ड फोर्सेस के एग्ज़ाम्स, एयरफोर्स का एग्ज़ाम और भी कई एग्ज़ाम, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम आज इंडिया में होते हैं, उन सभी में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छी रैंक लेके आनी है उन एग्ज़ाम्स में और आपको अपनी डिज़ायरेबल पोस्ट चाहिए। इंग्लिश आपको एक एज देती है। लेकिन अधिकतर लोगों में मैंने जो देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, 5-6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ मैं। तो लोगों की इंग्लिश मैंने देखी स्पेसिफिकली ज़्यादा वीक होती है और वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते या कर नहीं रहे होते हैं, उनकी मैथ्स अच्छी होती है, उनकी जीके अच्छी होती है, उनकी करंट अफेयर्स अच्छे होते हैं, पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती है। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद इंग्लिश का आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सारा प्लान आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। 6 मंथ्स प्लान मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और जो कि डिवाइडेड है, शुरुआत के 3-4 महीने अलग और शुरुआत के 3-4 महीने एक अलग स्ट्रेटजी रहेगी हमारी और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। आगे 1-2 महीने जो आपको और देने हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो 3-4 महीने तक ही हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी, जो कि हमें रोज़ 3-4 घंटे देने पड़ेंगे इंग्लिश को। और इस प्लान को फॉलो करने के बाद मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इंग्लिश का आपके जीवन से इशू ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। आप इंग्लिश में एक एक प्रोफिशिएंसी लेवल, एक अच्छी प्रोफिशिएंसी अटेन कर लेंगे और किसी भी एग्ज़ाम की आपको उसके बाद तैयारी करनी है आगे, तो इंग्लिश आपके लिए एक कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरी चीज़ों में अपना टाइम लगा पाएंगे। आप मैथ्स में अपना टाइम लगा पाएंगे, जीके में अपना टाइम लगा पाएंगे, किसी भी और सब्जेक्ट में उस टाइम को दीजिए। इंग्लिश का इशू इस 6 महीने के प्लान के बाद आपके जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और प्लस ओवरऑल आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना है, आप वो भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे आसानी से। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश मैगज़ीन्स, आपके कोई फेवरेट नॉवल है। कई बार हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे या किसी दुकान पर, एक नॉवल दिख रहा होता है, उसे उसका कवर पेज इतना अट्रैक्टिव होता है कि हमें पढ़ने का मन करता है, उस टॉपिक को हमें पढ़ने का मन करता है सच में। लेकिन क्योंकि हमारी इंग्लिश वीक होती है, हम कोशिश करते हैं कि काश ये हिंदी में भी अवेलेबल होती, तो वो इशू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप कोई भी नॉवल, आप किसी भी लेवल की इंग्लिश का नॉवल आप आसानी से लेकर के पढ़ सकते हैं और कम से कम आपको डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो अब हमारी 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है वो स्ट्रेटजी? तो सबसे पहले मैं एक आपको नोटिस में ला दूँ ये बात कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक आप हिंदी बैकग्राउंड से पढ़े हैं, जैसा कि जो स्टेट जो बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, वो मैक्सिमम मैं देखता हूँ कई बार हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करने में मतलब उन्हें लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम वालों से काफ़ी पीछे हो गए हैं और हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। और जब उनका इंग्लिश में स्कोर कम आता है तो वो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड कि हमारा तो इतना ही आना है, क्योंकि हमारा इंग्लिश में बैकग्राउंड था ही नहीं, और वो मेहनत से बचते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि वीक से वीक बच्चा, जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है और जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाह रहा है और उसको एक सोर्स ऑफ मटेरियल, सोर्स ऑफ कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, वो भी इसके बारे में सबके लिए ये प्लान सेम रहेगा। सभी को ये प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको एक इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। तो उसमें कोई भी टू वेज नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हो सकता है कि जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इन माय ओपिनियन अगर आप 6 महीने तक रोज़ एटलीस्ट 3 घंटे, और शुरुआत के 3-4 महीने आप रोज़ एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आप इस प्लान को देंगे, स्ट्रेटजी को देंगे और पूरी डेडिकेशन के साथ इस प्लान के ऊपर लग जाएंगे, तो आई एश्योर यू कि आप इंग्लिश में कितने भी पिछड़े हों, आप 6 महीने के अंदर अंदर
गारंटेड इम्प्रूवमेंट देखेंगे और 6 महीने के बाद आपका एक अलग लेवल होगा इंग्लिश के अंदर। आप एक्चुअल में एक इंग्लिश के टीचर भी बन जाएंगे। एक्चुअल में आप इंग्लिश लोगों को सिखा पाएंगे, आप इंग्लिश में लोगों को गाइड कर पाएंगे कि कैसे इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी है। तो चलिए उस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हर कोई बच्चा, हर कोई स्टूडेंट इस किताब को कंप्लीट करेगा। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। और इस किताब में एक्चुअल में क्या होते हैं, सेशंस होते हैं। सबसे पहली बात, इस बुक को देख करके, इसकी साइज़ को देख करके आपको डरना नहीं, जो कि मैंने अधिकतर बच्चों में देखा है कि ये बुक मार्केट में एक्चुअली में बहुत चल रही है और हर टीचर, हर कोई आपको ये प्रेफर करता हुआ मिल जाएगा। मैं कोई पहला नहीं हूँ इस बुक को प्रेफर करने वाला, लेकिन मैंने जो देखा है, लोग इस किताब के वॉल्यूम को देख करके इतना घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है, क्योंकि एक वेस्टर्न राइटर की बुक है, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही टफ इंग्लिश में लिखी गई होगी और हम समझ ही नहीं पाएंगे इसको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि इट इज़ क्वाइट अपोजिट फ्रॉम दैट। ये बुक बहुत ही ईजी टू रीड बुक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज, बहुत ही ईजी इंग्लिश लैंग्वेज में बुक लिखी गई है। और मेरे ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट बुक है आपको अपनी वोकैब बिल्ड करने की। ये बुक ही आपका इंग्लिश का फाउंडेशन रखेगी कि आप इंग्लिश में आगे कितना इम्प्रूव कर पाएंगे। ये बुक आपकी वोकैब की फाउंडेशन रखेगी। ये बुक आपको एक अलग नज़रिया देगी वोकैब को देखने का। आपको फिर उसके बाद वोकैब को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा एक वर्ड का मीनिंग आप कई बार अंदाज़े से भी पता लगा सकते हो इस बुक को पढ़ने के बाद। ये बुक काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करती है वोकैब बिल्ड करने के लिए। और मैं बता दूं कि इस बुक के अंदर सेशंस होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सेशन नंबर 23। ये देखिए, बहुत ही छोटा सा सेशन, बहुत ही छोटा सा सेशन, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस साइड में सेशन ख़त्म होने के बाद। तो ऐसे ही इस बुक के अंदर आपको सेशंस मिलेंगे। ऑलमोस्ट 45 to 50 सेशंस होंगे। और जैसे कि ये सेशन है एक, यहाँ से सेशन नंबर 22 शुरू होता है। इसके बाद थोड़ा सा कंटेंट आपको पढ़ना है, बहुत ही इजी टू रीड कंटेंट, 2 पेज। और लास्ट में बस 1-2 पेज के बाद उस सेशन की एक्सरसाइजेस। और इन एक्सरसाइजेस में आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। और इन एक्सरसाइजेस के साथ आपको पता लगेगा कि कितना ईजी है इन वर्ड्स को याद करना। हर एक्सरसाइज के बाद वो वर्ड आपको ऑलमोस्ट परमानेंटली याद हो जाएगा। अगर कभी आपको कई महीने बाद वो वर्ड सामने आएगा भी, तो आपको आप उसका मीनिंग पता लगा लेंगे बहुत इजीली। आपको पता होगा कि हाँ, मैंने ये वर्ड देखा है ज़रूर। तो इसके अंदर 45 to 50 सेशंस हैं डेली का। अगर आप 1 घंटा भी देंगे तो 3 सेशन आप आराम से कर सकते हैं इस बुक के। और 3 सेशन अगर आप रोज़ करते हैं तो आई थिंक 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 25 दिन में, 25 दिन तो बहुत ज़्यादा होती है, 20 डेज़ के अंदर ये बुक कंप्लीट हो जाएगी अगर आप रोज़ 1 घंटा भी देंगे तो। और मैं बता दूं कि मान लीजिए किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, उसको ये बुक भी नहीं समझ में आ रही है, इस बुक को पढ़ना ही उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो मैं कहूँगा कि इस बुक को पहले पढ़िए। जितना भी आपको समझ में आए एक सेशन पढ़िए। फिर उस सेशन का क्या करिए, आप यूट्यूब पे जाइए और वर्ड पावर मेड इजी लेसन्स टाइप कीजिए यूट्यूब पे, और उसी सेशन के एक क्लास देख लीजिए जिसके अंदर टीचर आपको हिंदी लैंग्वेज में वो चीज़ समझा रहा होगा। तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने जो समझा वो मैंने ठीक समझा या नहीं समझा। उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके सेशंस करते जाइए, सारे सेशंस कीजिए। आप एक सेशन कीजिए, उसके बाद उसकी क्लास देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए ये चीज़ है। तो ये चीज़ अगर किसी ने अब तक इस बुक को नहीं पढ़ा है और इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में अभी आ रहा है गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ इस बुक के बाद 2 हाफ में बढ़ जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि इस बुक को पढ़ने से पहले आप कुछ और थे, इस बुक को पढ़ने के बाद आप कुछ और हो गए हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड इन माई होल लाइफ, जिसने मेरी इंडिविजुअलिटी को काफ़ी इफ़ेक्ट किया है, मेरे सोचने के तरीके को काफ़ी इफ़ेक्ट किया और हमेशा के लिए इफ़ेक्ट कर दिया है। आई एम नॉट द सेम एज आई वॉज बिफोर आई रेड दिस बुक। ठीक है, तो उसके बाद इस बुक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक बुक परचेज़ करनी है, जो कि ये बुक,
ये बुक भी आपको नॉर्मली अगर आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये उस बुक का नाम आपको सुन ही जाएगा, एसएससी इंग्लिश बाय एमबी पब्लिकेशन। इनके राइटर हैं श्री अजय कुमार सिंह। एंग्लो हिंदी में ये बुक लिखी हुई है। एंग्लो हिंदी मीन्स हिंदी में ही लिखी गई है, लेकिन जहाँ पर इंग्लिश का यूज़ होगा वहाँ इंग्लिश में, और जितना हो सके समझाने के लिए, मतलब कि एक टीचर की तरह ये बुक है, एक इंडियन इंग्लिश टीचर की तरह, जो कि हिंदी में बोलेगा और हिंदी में आपको इंग्लिश सिखाएगा। ये बुक आपको ख़रीदनी है। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश में, आपको ये बुक ख़रीदनी ही है। एसएससी इंग्लिश से आप ये नहीं समझ जाना कि ये सिर्फ एसएससी वालों के लिए है। एक्चुअल में क्या है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश एक अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए आपने इंग्लिश की तैयारी कर ली है, तो आई थिंक आपको फिर उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि उससे ऊपर लेवल की इंग्लिश कोई भी एग्ज़ाम में, इनफैक्ट यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी इससे टफ इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। यूपीएससी एग्ज़ाम की तो वैसे भी सीजीएल से काफ़ी आसान होती है इंग्लिश। तो आपको ये बुक ख़रीदनी है। इस बुक में क्या है? इस बुक में एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। एक्चुअल में बहुत सारे, आपको सारे पेपर नहीं करने, काफ़ी बड़ी बुक मिल जाएगी आपको, किसी में शायद 200 सेट भी मिल जाएँ। तो आपको करना है कम से कम 100 से 120 सेट्स आपको करने हैं। इसमें क्रोनोलॉजिकली टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम्स, स्टेनो के एग्ज़ाम्स, एसएससी के सीपीओ के एग्ज़ाम्स, ईयर वाइज जितने भी होते गए, उन सबको सोल्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके सबके, क्रोनोलॉजिकली वैसे ही आपको चलना है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, एसएससी के टियर 1 का एग्ज़ाम जो है, आप इस बुक को लेंगे और जैसे कि शो यू, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल का टियर 1 के आपको 4 पेपर अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पहला पेपर है, ये पेपर है, पहले आपको सॉल्व करना है इस पेपर को विदाउट लुकिंग ऑन द सॉल्यूशंस या फिर आंसर्स। ये पहला पेपर 50 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है प्री एग्ज़ाम का, सीजीएल का। कोई भी आप टियर 1 के सीजीएल के 4 पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं खुद से एज अ मॉक टेस्ट, और उसके बाद आपको अपने आप को स्कोर देखना है, आपका स्कोर क्या रह रहा है। अगर आपका स्कोर 30-35 या उससे ऊपर का स्कोर है, तो उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रहेगी। बेसिक स्ट्रेटजी हमारी सेम रहेगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा आप एडवांस चले जाएंगे, क्योंकि आपकी इंग्लिश एक्चुअल में पहले से थोड़ी ठीक है ही। आपको बस उसको आपको हॉर्न करना है, ऊपर से आपको इसको सुधारना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रहेगी। और उसके बाद अगर आपका इन एग्ज़ाम्स में आपने जो मॉक लगाए उसमें आपके 25 से कम नंबर आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, उससे भी कम आ रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रहेगी। बेसिक स्ट्रेटजी हमेशा हमारी सेम ही रहेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं जिनके 30-35 उससे ऊपर इसमें नंबर आएंगे, उन्हें क्या करना है। उन्हें अब एक चीज़ फॉलो करनी है, एक्चुअल में 2 चीज़ फॉलो करनी है। एक तो न्यूज़पेपर, आपने बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स, अगर आपने क्लासेस आप ले रहे हैं तो आपने सुना भी होगा कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। यूट्यूब पे भी हिंदू के एनालिसिस पढ़े होते हैं, एडिटोरियल्स के एनालिसिस दे रहे होते हैं लोग, और इंग्लिश समझा रहे होते हैं, उनके आर्टिकल्स की मीनिंग समझा रहे होते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है, पहली बात। और प्रेफरेबली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़िए। अगर आप हिंदू पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदू भी पढ़ सकते हैं, उसकी इंग्लिश भी अच्छी रहती है, लेकिन हिंदू थोड़ा एक मोनोटोनस सा, एक थोड़ा बोरिंग सा न्यूज़पेपर मुझे लगता है, ज़्यादा ही पॉलिटिकली भरा रहता है वो न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट देता है, आप इंडियन एक्सप्रेस की तरफ जाइए, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी। और रोज़ के आप देख लीजिए कि आप रोज़ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स पढ़िए, एटलीस्ट आप 4 आर्टिकल ज़रूर पढ़िए। एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ लीजिए, एक पॉलिटिकल एडिटोरियल पढ़ लीजिए, एक स्पोर्ट्स का आर्टिकल पढ़ लीजिए, एक कोई मूवी क्रिटिक का कोई रिव्यू आया है किसी मूवी का, उस मूवी का रिव्यू पढ़ लीजिए, किसी का ट्रैवल, किसी की बायोग्राफी के बारे में छापा गया है तो वो पढ़ लीजिए। तो आपको तरह तरह की चीज़ें पढ़नी है रोज़, एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 घंटा तो आपको लगाना ही लगाना है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ देना है। शुरुआत में शायद आपको 1 घंटा एक आर्टिकल पढ़ने में लग जाए,
क्योंकि हर स्टेप पे आपको शायद हर लाइन में आपको एक डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ जाए। वैसे वर्ड पावर मेड ईज़ी करने के बाद वो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी होगी कई हद तक, लेकिन फिर भी कई वर्ड्स ये बुक आपकी वोकैब भी बिल्ड कर देती है एक्चुअल में, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स सीखने के लिए आपको टूल दे देती है। आपको पता लग जाता है कि मेरी वोकैब कैसे बिल्ड होगी, कैसे मुझे अपनी वोकैब पे काम करना है, उसके लिए भी ये टूल दे देती है। और इसके लास्ट में जो एक 800 वर्ड्स की डिक्शनरी आपको मिलेगी इस बुक को कंप्लीट करने के बाद, उसको आपको नहीं पढ़ना है। जैसे ये डिक्शनरी है लास्ट में 800 वर्ड्स की, उसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके सेशन कंप्लीट करने हैं आपको 10-15 दिन जब भी आप कर पाएँ। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको होगी, शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा। आप शायद बहुत सारे बच्चे गिव अप भी कर देते हैं कि इससे क्या होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो जाएगी। और काफ़ी टाइम भी लगता है बच्चों को, हर वर्ड नया सा लगता है, डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। तो ट्रस्ट मी 3 से 4 महीने, एटलीस्ट 3 महीने अगर आप रोज़ का 1 से 2 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा रहे हैं और साथ में डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं, 3 से 4 महीने में आप खुद देखेंगे कि आप अगर 1 घंटे में शुरुआत में 1 आर्टिकल पढ़ पा रहे थे, तो 3 से 4 महीने के बाद 1 ही घंटे में आप 4-5 आर्टिकल पढ़ रहे होंगे। और डिक्शनरी भी आपको बहुत कम खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी तब खोलने की ज़रूरत पड़ेगी आपको आपको पता भी होगा कि इस वर्ड को मैंने देख लिया पहले भी, कई बार ये वर्ड आपके सामने आ चुका होगा, बस आपको कंफर्म करने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ेगा कि हाँ भाई, जो मैंने देखा था ये वही वर्ड है, उसका मीनिंग भी वही है। तो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिक्शनरी अब कौन सी यूज़ करनी है न्यूज़पेपर के साथ। जब भी कोई वर्ड नया आए आप पढ़ते टाइम, आप डिक्शनरी डाउनलोड करेंगे, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। ये आपको गूगल के प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आपको उस डिक्शनरी को डाउनलोड करना है। उसके बाद जब भी आप अखबार पढ़ रहे हैं तो एक फ़्लो में रहिए, न्यूज़पेपर के फ़्लो में रहिए। आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ते रहिए। बीच में कोई भी वर्ड आता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, आपको डाउट है थोड़ा सा, आप फटाफट से डिक्शनरी में टाइप कीजिए, हैंडी रखिए मोबाइल को, उस वर्ड का मीनिंग 1-2 लाइन में उसका मीनिंग देख लिया, ठीक है, फटाफट से फिर पढ़ने बैठ गए। ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना पढ़ने के लिए कि क्या वर्ड था ये। शुरुआत में थोड़ा सा जीस ली वर्ड की, आर्टिकल के अंदर वो सेट बैठ रहा है मीनिंग, और अब ने वो आर्टिकल पढ़ा। तो ऐसे करके करते करते आपको उस आर्टिकल को पढ़ लेना है। आर्टिकल का फ्लो नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि आपने 1 घंटा ऐसे रीडिंग कर ली। उसके बाद उस डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स आपने देखे, मान लीजिए कि शुरुआत में जैसे कि जब मैं पढ़ता था तो कम से कम 50-50 वर्ड्स मुझे देखने पड़ जाते थे। मैं 1.5 से 2 घंटे तक रीड करता था न्यूज़पेपर को शुरुआत में, और 50-50 वर्ड्स मुझे अब भी याद है। तो उस डिक्शनरी के अंदर एक क्रोनोलॉजी बन जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी। जो आपने जो वर्ड्स देखे उसकी एक हिस्ट्री बन जाएगी। आप फिर अखबार को साइड में रखिए, और फिर उसके बाद कम से कम 1 घंटा आप अब उन डिक्शनरी को लगाइए। आपने जितने भी वर्ड्स देखे, अब उन वर्ड्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने अखबार पढ़ते टाइम उनको फ़्लो में थोड़ा-थोड़ा उनका बस मीनिंग देखा अखबार में, और अखबार को फ़्लो में पढ़ा। उसके बाद हमने वो डिक्शनरी पढ़नी है। हर एक वर्ड को डिटेल में देखना है। उस वर्ड के सारे हमें मीनिंग देखने हैं, कितने मीनिंग उस वर्ड के होते हैं, कहाँ-कहाँ सिचुएशन में यूज़ होते हैं। उसके बाद उनके एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छे हैं इस डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद थोड़े बहुत एंटोनिम और सिनोनिम भी आपको हर वर्ड का देख लेना है। हर वर्ड पे आपको 3, 4, 5 मिनट शायद लग सकती है शुरुआत में। अच्छे से आपको वर्ड को क्लियर कर लेना है, और याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ये वर्ड आ गया मैं इसको याद कर लूँ। आपको सिर्फ वर्ड को खुले माइंड से सिर्फ देखना है। वही वही रूल इसमें भी फॉलो होगा वर्ड पावर में। किसी भी लेसन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ एक कैजुअल इस बुक को आपको रीड करना है वोकैब बिल्ड करने के लिए। एक बार बस रीड करना है, दोबारा आपको रीड भी नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। वैसे ही जब आप डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो आपको एक ही बार अच्छे से वर्ड को बस देखना है और समझ लेना है। ऐसे ऐसे करके आप उन 50 वर्ड्स को, जो भी आपके जितने भी वर्ड आपके आएंगे 20-30 जो भी, उन सब वर्ड्स को आप 1 घंटा कम से कम लगाइए। उन वर्ड को अच्छे से आप देखिए, याद नहीं करना है। उसके बाद उन वर्ड्स की एक लिस्ट भी बना लीजिए, जितने वर्ड आपने उस दिन देखे हैं। फिर पूरा दिन आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़िए, जो भी करना है वो करिए। और शाम को फ्रेशन अप होने के लिए आपका माइंड, आप टी टाइम के वक्त पे क्या कीजिए, उन वर्ड्स को लेकर के बैठिए, अपनी चाय लेके कुर्सी पे बैठिए, और एक और डिक्शनरी आपको ख़रीदनी है। एक बड़ी डिक्शनरी आपको ख़रीदनी पड़ेगी। ये कोई पुरानी डिक्शनरी या डिक्शनरी आपको नहीं लेनी है। एक फुल साइज़ डिक्शनरी आपको लेनी है ऑक्सफोर्ड की, इंग्लिश हिंदी फॉर्मेट में, जिसमें इंग्लिश वर्ड हो, उसका इंग्लिश मीनिंग हो और उसका हिंदी भी मीनिंग हो, डिटेल में हो।
फिर सुबह जो हमने वर्ड्स आए थे हमारे रीडिंग के दौरान, हमने उसको मैरियम वेबस्टर से एक बार अच्छे से पढ़ा। अब शाम को हम दूसरी डिक्शनरी से उन्हीं वर्ड्स को दोबारा देखेंगे। इससे वो वर्ड आपके माइंड के अंदर और भी ज़्यादा डीप चला जाएगा। इस बार भी हम उन वर्ड्स पे पूरा टाइम लगाएंगे, इस डिक्शनरी लेंगे, उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, सारे के सारे कितने मीनिंग्स बन सकते हैं उस वर्ड के, वो सब देखेंगे। हम अच्छे से पढ़ेंगे, हर वर्ड पे 3 4 5 मिनट आप लगाइए। धीरे धीरे क्या होगा, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, 1 2 महीने तक शायद आपको बहुत सारे वर्ड्स बीच बीच में आते रहेंगे जो आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। लेकिन 3 महीने अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो आई श्योर यू कि अगर आप शुरुआत में आपको 50 बार डिक्शनरी खोलनी पड़ रही थी, तो 3 महीने के बाद वो घट के 5 भी, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 बार भी आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो 5 बार भी आपको तब खोलने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तब तक अगर आप रोज़ रीडिंग करते रहेंगे अखबार की, रोज़ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो वो सारे वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, आप देखेंगे डेली रिपीट होंगे। अगर आपने 50 वर्ड पहले दिन में देखें तो उनमें से कम 15 से 20, कम से कम 25 वर्ड दोबारा अगले दिन दोबारा रिपीट होंगे, और वो तो आपको दोबारा देखने पड़ेंगे। फिर तीसरे दिन दोबारा रिपीट होंगे, आपको दोबारा देखने पड़ेंगे। तो साइंस जो वोकैब बिल्डिंग की बोलती है, जो कि नॉर्मल लेविस के भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, वो भी बोलते हैं कि अगर एक वर्ड को आपने 5 बार, एटलीस्ट 5 बार अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग आर्टिकल में आपने पढ़ लिया, तो आपको वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाता है। आपको उस वर्ड का हर एंगल पता चल जाता है कि मुझे इस वर्ड को एक्चुअल में यूज़ कहाँ करना है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है, किस फीलिंग के साथ यूज़ करना है, और वो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जब आप पढ़ते जाएंगे, 3 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम जो आपकी वोकैब में वर्ड्स होने चाहिए, और जो न्यूज़पेपर्स में, जो कि रोज़मर्रा की डेली लाइफ में, इनफैक्ट वेस्टर्न्स भी जो अंग्रेज़ लोग भी यूज़ करते हैं, वो सारे वर्ड्स आपकी नज़रों से गुजर चुके होंगे। बस बात यही होगी कि 5 बार 6 बार वो आए हैं नहीं आए हैं, तो वो आगे, क्योंकि 6 महीने का प्लान है हमारा, तो आगे 1 2 महीने आप और पढ़ेंगे, वो दोबारा रिपीट होंगे। और आई श्योर यू कि 6 महीने के बाद आपकी वो कैब बहुत अच्छी हो चुकी होगी। 6 महीने के बाद तो आपको, मेरे ख्याल से, आप अब उसके बाद कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए, कोई भी इंग्लिश मूवी देखिए, कोई भी नॉवल पढ़िए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी वो कैब के मामले में तो। और आपकी रीडिंग स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होगी। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस दौरान सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आपकी 60 to 70% किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो चुकी है। उसके बाद आपको जैसे कि कई लोग ग्रामर के फालतू के रूल्स पढ़ रहे होते हैं, क्लोज टेस्ट के ट्रिक्स देख रहे होते हैं, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पैसेज रीड कर रहे होते हैं, और ईडियम्स रट रहे होते हैं, वोकैब रट रहे होते हैं। मैं कई यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो कि गाइड कर रहे होते हैं लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए। वो कहते हैं कि 5,000 वर्ड्स याद कर लो, 5,000 वन वर्ड याद कर लो, 6,000 ईडियम याद कर लो, 7,000 फ्रेजल वर्ब याद कर लो, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो। मैं ये आपको क्लियर कर दूं आज कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से हो ही नहीं सकती। विदाउट रीडिंग इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। इन चीज़ों को आप सुधार कभी भी नहीं सकते, हमेशा आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर, जैसा मैंने कहा है, वैसे आप रीड करेंगे, ये चीज़ें आपको कभी भी प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर बैठ भी जाएंगे तो क्लोज टेस्ट, PQRS, और ये एक्टिव पैसिव नरेशन, वोकैब आपकी, ये सब आपका अपने आप ही कवर हो जाएगा। आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का काम हुआ। उसके बाद जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमें रोज़ का 1 घंटा और निकालना होगा। इसी बुक को हमको फॉलो करना होगा। इस बुक को अब कैसे पढ़ना है, एसएससी इंग्लिश, इस बुक के शुरुआत में अगर आप चाहेंगे तो शुरुआत में क्या है, ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर होती है, जो बेसिक ग्रामर के रूल्स होते हैं वो हैं। जैसे वर्ब से शुरुआत हो रही है ये, और ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही कंसाइज वे में इसके अंदर सारे ग्रामर को कवर किया गया है। शुरुआत के आपको 16 पेज तक, ये नाउन पे ख़त्म हो रहा है, नाउन पे ये ख़त्म हो रहा है। ये 16 पेज आपको शुरुआत में इस बुक के पढ़ने हैं। उसके बाद ये वॉइस वगैरह शुरू हो जाती है, वॉइस, फिर ये नरेशन के रूल्स शुरू हो जाते हैं। फिर वन वर्ड की बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे कि आप और भी बुक्स में देख लेते होंगे। फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम फ्रेजेस है, स्पेशल वर्ड्स हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ शुरुआत के 16 पेजेस की ग्रामर अच्छे से पढ़ लेनी है।
देखिए मेरा किसी भी मैं आपको किसी भी बुक के बारे में बता रहा हूँ, मैंने एक भी बार नहीं बोला कि आपको कुछ याद करना है, याद कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन ग्रामर्स के रूल को एटलीस्ट 2-3 बार आप रीड कर लीजिए, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए दिमाग खोल के, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअल में बहुत कंसाइज वे में इनको लिखा गया है, तो एक ही बार में आपको समझ में आएंगे भी नहीं इनके रूल्स, सिर्फ आपको पढ़ लेने हैं और कुछ नहीं करना। और उसके बाद जो इसके अंदर सेट्स दे रखे हैं, पहले के एग्ज़ाम्स जो दे रखे हैं, उन एग्ज़ाम्स को आपको रोज़ के 4 एग्ज़ाम आपको लगाने हैं एज अ मॉक, वहीं आपका इंग्लिश का मॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई मॉक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम्स देने के लिए। लोग बहुत सारे मॉक्स पे लगाते हैं, लोग कहते हैं कि मॉक्स लगाओ, मॉक से इंप्रूवमेंट होगी। इंग्लिश में मॉक्स का कंसेप्ट नहीं चलता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आती है, अगर आपके सामने आज भी कुछ रख दें, पेपर देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जितना स्कोर आपका होना चाहिए उतना ही स्कोर होगा। मॉक्स आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे इंग्लिश में। तो आपको ये इसके अंदर सेट्स लगाने हैं। अगर टीयर 1 के, क्योंकि टीयर 1 के 50 क्वेश्चन पहले आते थे, आजकल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए रोज़ के 4 सेट, अगर आप 50 क्वेश्चन का सेट है तो आप 4 सेट्स लगाइए, और 25 क्वेश्चन का सेट्स है तो आप उसे डबल कर लीजिए, उतने कर लीजिए। टीयर 2 के पहले 200 क्वेश्चन का पेपर आता था, वो तो आप 1 या 2 पेपर भी रोज़ के कर सकते हैं, ज़्यादा आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारा सब कुछ कवर कर ही रहा है। ये सिर्फ हम कि हमारी जो इंग्लिश की नॉलेज हमारी रोज़ रोज़ बढ़ रही है न्यूज़पेपर रीड कर करके, डिक्शनरी पढ़ पढ़ के, उसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है एग्ज़ाम में, बस हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए बुक है, और कुछ भी नहीं उससे ज़्यादा। उसके बाद जब हम ये टेस्ट कर रहे होंगे रोज़ रोज़, तो उसके अंदर मैं आपको टाइम बचाने के लिए बता दूं, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे शुरुआत में एरर डिटेक्शन आते हैं कुछ, वो करने हैं आपको। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड के आते हैं, वो करने हैं आपको। फिर सिनोनिम एंटोनिम्स करने हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, और जो भी ग्रामेटिकल जहाँ पे भी यूज़ होता है वो चीज़ों का, वो सब आपको करना है। पैसेज आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं, क्लोज टेस्ट आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं। जहाँ पे PQR सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको नहीं करने हैं। एक्टिव पैसिव के आपको चीज़ें नहीं करनी है। नरेशन की चीज़ें आपको अटैम्प्ट नहीं करनी है। सिर्फ जो बेसिक ग्रामर की चीज़ें हैं, जो एरर डिटेक्शन वगैरह वगैरह जो मैंने अभी आपको बताई, वो सब आपको अटैम्प्ट करनी है, और आपकी फटाफट ये सेट्स 1 घंटे में हो जाएंगे रोज़ के। उसके बाद आपको ये टेस्ट लगाने के बाद इसके सॉल्यूशंस आपको देखने हैं, हर टेस्ट के आपको सॉल्यूशन देखने हैं। ये आपके जैसे ये पेपर है, उसके बाद इस पेपर का ये सॉल्यूशन है। आपको इन सॉल्यूशंस को, ये एक्सप्लेनेशंस जो होंगी, इन सबको आपको रोज़ आपको देखना है पेपर देने के बाद। इसके अंदर राइटर क्या करता है ये कि जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट आया है किसी भी क्वेश्चन में, उससे वो रेफरेंस देगा कि आप प्लीज़ ग्रामर के रूल्स जो आपने शुरुआत में पढ़े थे 16-15 पेजों के, उनका रेफरेंस वो देगा। प्लीज़ आप उस रूल का ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो, इस क्वेश्चन का आपको आंसर जानना है तो आप इस ग्रामर के रूल्स को निकालेंगे और वहाँ से वो रूल देख लेंगे, और आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो बार बार जितने भी कंसेप्ट आएंगे, वो बार बार आपको रेफ़र करेगा कि आप उस रूल को देखिए, आप उस रूल को देखिए। तो धीरे धीरे, कि मैंने आपको कहा कि 1-2 बार ही आपको शुरुआत में पढ़ना था, तो बार बार ये राइटर इनका रेफरेंस देता रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4-5 बार आप एक चीज़ को देख ही लेंगे बार बार, वो आपको चीज़, और अलग अलग सिचुएशन में देख रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन में आपको उसी सोल्यूशन को बार बार देख रहे हैं, तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको 100 से 120-130 इतने सेट आपको करने हैं, और उन्हीं सेट को बार बार करना है उसके बाद, क्योंकि फिर बाद में रिपीट होने लग जाती है इंग्लिश। आपको ये नहीं कि 200-300 अलग अलग सेट मैंने कर लिए, नहीं, वही 100 से 120 सेट्स आपको करने हैं क्रोनोलॉजी में, और वहीं उसी को आपको 4-5 बार, जितनी बार भी आपको किसी एग्ज़ाम में जाना है, तो उन्हीं को आपको दोबारा से रिवाइज़ करना है। तो इन सेट्स को करने के दौरान जो भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें लगें कि हाँ भाई ये रूल बहुत ही स्पेशल है, अच्छा है, और मुझे इसको दोबारा से पढ़ लेना चाहिए अपनी रिवीजन में भी, तो उसको आप टिक कर लो। नोट्स बनाने के लिए लोग सलाह देते हैं, मैं नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। एक ही बुक रखिए आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, एक ही बुक है आपके पास, और वही 100 से 120 सेट्स करने हैं, और उसमें जो भी आपको स्पेशल चीज़ लगे उसको आपको टिक करते हुए जाना है। उसके बाद जो लास्ट में इसने हर एग्ज़ाम के जो टफ वर्ड्स आए थे उनके वर्ड मीनिंग भी दे रखे होंगे नीचे, जो वर्ड मीनिंग है इनको भी आपको एक नज़र मार लेनी है। ये वर्ड मीनिंग्स भी आपके कवर अप वैसे न्यूज़पेपर से हो ही जाएंगे, वर्ड पावर मेडी से हो ही जाएंगे, लेकिन एक बार आपको इस पर भी नज़र मार लेनी है, क्योंकि
इस राइटर ने काफ़ी अच्छे से एक तो वर्ड्स में इंग्लिश में ही एक एग्जैक्ट मीनिंग उन वर्ड्स के लिखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको ये वर्ड दोबारा एक नए वे में देखने को मिलेगा। तो वहीं 4-5 बार में इंक्लूड हो जाएगा वो वर्ड भी, दोबारा आप देखने को मिलेगा तो आपको वो वर्ड याद हो जाएगा। तो ऐसे आपको इस बुक को फॉलो करना है। उसके बाद आ जाते हैं जिन बच्चों की वीक इंग्लिश थी, जिन बच्चों ने शुरुआत में इस बुक से मॉक लगाया जो मैंने कहा था, और उनके 20-25 या उससे भी कम नंबर हैं, 15 भी नंबर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, उनको क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने आपको बोला ही था, वर्ड पावर मेड इजी आपने पढ़ी ली है। मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब से लेक्चर्स देखिए और उसको इस बुक को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, आपको 6th से लेकर के 10th तक की NCERTs पढ़नी है, उनको पढ़ना है आपको। 6th to 10th में ही एक्चुअल में हमने स्कूलों में इतनी नहीं पढ़ी होती, लेकिन मैक्सिमम CGL के और उनके एग्ज़ाम्स में जो भी वोकैब आती है वो इन्हीं NCERT से ही काफ़ी हद तक होती है। तो उससे आपकी वोकैब वो कवर हो जाएगी और आपकी रीडिंग भी कवर होगी। पोएम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ वो लेक्चर से वो जो चैप्टर्स होते हैं, जो मेन स्टोरी टाइप्स, वो आपको पढ़ने हैं। और वैसे ही डिक्शनरी यूज़ करनी है जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर में डिक्शनरी यूज़ करने के लिए बताया। आपको मरियम वेबस्टर लेके बैठना है, हर वर्ड जो भी नया आए, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, जिस वर्ड में थोड़ा सा भी डाउट है, उसको वर्ड को डिक्शनरी में देखना है। शुरुआत में थोड़ा सा जिस्ट लिया, चैप्टर को पूरा पढ़ा एक फ्लो में, डिक्शनरी में चिपक नहीं गए हैं, हमने चैप्टर पे हमारा फोकस है फ़िलहाल। चैप्टर पूरा पढ़ा, चैप्टर कम से कम 3-4 चैप्टर आप रोज़ के पढ़ने पड़ेंगे आपको। 4 चैप्टर रोज़ के पढ़िए, वैरायटी ऑफ चैप्टर्स पढ़िए, और उसके बाद रीडिंग होगी जब 1 घंटे की रोज़ की, उसके बाद डिक्शनरी लेके बैठिए और जितने भी वर्ड आपके सामने आपको जो नहीं आए थे, उन वर्ड को आपको डिटेल में उसके बाद टाइम लगाना है। उन वर्ड के मीनिंग देखने हैं, एग्जाम्पल्स देखने हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखने हैं हर वर्ड के। तो न्यूज़पेपर का आपका ये सब्स्टिट्यूशन हो गया है, उससे आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। इवेंचुअली आखिरकार आपको भी जब 10th तक की आप NCERTs कंप्लीट कर लेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे शिफ्ट कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है न्यूज़पेपर में, हर किसी को आती है, किसी की इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, शुरुआत में आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएंगे, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे, तो शुरुआत में दिक्कत आती है। धीरे धीरे ही आपका टाइम लिमिट बढ़ता है, शुरुआत में सबको दिक्कत आती है। मुझे भी 1 घंटे में शायद 1 आर्टिकल पढ़ पाता था, मैं हिंदू का शुरुआत में पढ़ता था, और अब मैं शायद 1 घंटे में पूरा अखबार भी पढ़ लेता हूँ। तो उस पे आना है आपको। उसके बाद इस बुक को रीड करना है, और उन वीक बच्चों को अगर ग्रामर में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो MB पब्लिकेशन की जो मैंने ग्रामर बताई थी उसको पढ़ने के बजाय आप प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़िए। इसके अंदर क्योंकि MB पब्लिकेशन में काफ़ी कंसाइज वे में ग्रामर दी गई है, तो वो आपकी सर से ऊपर से चली जाएगी और इंटरेस्ट भी आपका नहीं बनेगा। प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह में क्या है कि ग्रामर काफ़ी डिटेल वे में बताई गई है, और इस बुक में से भी सिर्फ आपको ग्रामर के ही लेसन्स पढ़ने हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा कचरा दिया गया है, कचरा आप देख ही सकते हैं। 5-5 हज़ार वर्ड्स की पता नहीं क्या क्या डिक्शनरी दे रखी है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। वोकैब आपको कभी एक लिस्ट नहीं पढ़नी है किसी भी चीज़ की। फ्रेजल वर्ब्स भी होती है, इडियम्स भी होते हैं, कभी भी आपको मीनिंग्स याद नहीं करने हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का भी बता दो, जो MB पब्लिकेशंस में आप जो सेट्स लगाएंगे उसमें जो ईडियम फ्रेज आएंगे सिर्फ आपको वही याद करना है। 100 से 120 सेट के आपने ईडियम फ्रेजेस याद कर लिए हैं, अगर वही ईडियम फ्रेजेस आपको बाद में रिपीट होंगे, और कोई नया भी आएगा भी तो भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। तो इस बुक से भी सिर्फ आपको ग्रामर के लेसन्स ही पढ़ने हैं। जैसे कि शुरुआत में हम देखते हैं वर्ब, टेंसेस हो गए हैं, पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना है, नरेशन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लीजिए, वर्ब पढ़ लीजिए, नाउन पढ़ लीजिए, प्रोनाउन पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, कंजंक्शन पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, प्रपोजिशंस पढ़िए, एडवर्ब पढ़िए। उसके बाद जो ये वर्ड्स ऑफन यूज्ड जो आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू, इडियम फ्रेजेस, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ग्रामर इसमें से एक बार के लिए पढ़नी है, और वो भी जैसे कि मैंने बताया था MB पब्लिकेशन में जो आपको पढ़ना था, 1-2 बार आपको सिर्फ रीड ही करना है, वो भी याद नहीं करना है। 1-2 बार अच्छे माइंड से आपको हर चैप्टर को रीड करना है, उसकी एक्सरसाइज इसमें से कर लेनी है। उसके बाद अपनी रीडिंग पे आइए, NCERTs आपने पढ़ ली, उसके बाद न्यूज़पेपर पे आइए, तो स्ट्रेटजी सबके लिए सेम है। उसके बाद स्पेशल केस थोड़ा कुछ लोग होता है जिनको NCERT भी समझ में नहीं आ रही होती है,
गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं किसी गांव के, और उन्हें इंग्लिश का इतना एक्सपोजर कभी नहीं मिला होता है। तो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि एनसीईआरटी खरीदिए, किसी स्कूल के पास की दुकान में जाइए तो वहाँ पर एनसीईआरटी के गाइड बुक्स मिल जाती है जिसके अंदर एग्जैक्ट ट्रांसलेटेड चैप्टर्स होते हैं। एक साइड इंग्लिश में चैप्टर होता है और एग्जैक्ट हर लाइन टू लाइन उसकी इंग्लिश होती है। तो आप वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, एक लाइन पढ़िए उसकी इंग्लिश देखिए, एक लाइन पढ़िए उसकी इंग्लिश देखिए। इससे आपका सेंस ऑफ लैंग्वेज बढ़ेगा। एक्चुअली लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट कि आपने लैंग्वेज को एक्सपोजर कितना दिया है, लैंग्वेज के साथ आपका टाइम आपने कितना स्पेंड किया दिन में। हिंदी हमने कैसे समझी थी, हिंदी हमें कैसे आ गई, क्योंकि हिंदी का हमारा 24/7 एक्सपोजर रहा है। एक ही वर्ड को हमने 5-6 बार किसी के मुंह से सुन लिया, कभी मम्मी के मुंह से सुन लिया, कभी बहन के मुंह से सुन लिया, अलग अलग कंडीशन में सुन लिया, तो हमें वर्ड वो क्लियर हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि इस वर्ड की क्या क्या यूसेज है, कितनी यूसेज है। वैसे इंग्लिश का है, क्योंकि हमारे इंडिया में अब इंग्लिश का इन्वायरमेंट तो हमें मिल नहीं सकता, इंटरनेशनल स्कूल्स में हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यही इलाज है कि हम अपनी तरफ से जितना हो सके इंग्लिश को एक्सपोजर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि लोग कोशिश करते हैं, जैसे कि जब मैं तैयारी करता था तो काफ़ी बच्चे, जब मैं कॉलेज टाइम में था, तैयारी कर रहे होते सीजीएल की, तो वो कोशिश करते थे कि हम उन्हें कोई बोल देता था कि अगर वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो ये गधे वाले काम नहीं करने हैं आपको, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश बोलने से आपका इंग्लिश बोलना ही इंप्रूव होगी। आपकी इंग्लिश कंपटीशन व्यू से कभी भी इंप्रूव नहीं होगी उस चीज़ में। आपको बोलने का कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, लेकिन अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को सुधारने की बात कर रहे हैं। और इस चीज़ से, जो कि आपको बता रहा हूँ, रीडिंग से और डिक्शनरी के यूज़ से आपको बोलने में भी इंग्लिश में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आगे अगर आप जॉब्स में जाते हैं, इन अच्छी जॉब्स में जाते हैं, जैसे कि सीजीएल के अगर आप जॉब्स में जाते हैं, तो उसके अंदर इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मान लीजिए आपको एएसओ ही लगना है, एमईए में जाना है, एएसओ इन सीएसएस में आना है, तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उस जॉब में आप अच्छे से कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, अपना अपना 100% आप नहीं दे पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूँ, इस वर्ड को मैं कहाँ यूज़ करूँ। कोई वर्ड आपके माइंड में होगा कि मैं ये वर्ड लिख दूँ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इस वर्ड का सच में सही यूसेज है भी या नहीं। तो ये सब तो है। उसके बाद क्योंकि हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया था, जिसका 30 से ज़्यादा नंबर है, जिसकी इंग्लिश अच्छी थी, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डिक्शनरी का यूज़ करना है, और साथ में एमई पब्लिकेशंस पढ़नी है। उसके बाद अगर आपका मन करता है तो अगर आपको ग्रामर अच्छे से डिटेल में पढ़नी है, लेकिन इस बुक के बाद आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पढ़नी ही चाहिए। आपको पढ़नी भी नहीं चाहिए इस बुक को, क्योंकि कम्प्लीटली टाइम वेस्ट होगा आपका। ये उस टाइम को कहीं पर और लगाइए। ये सिर्फ स्पेशल केस के लिए ये बुक, जिनकी ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको ग्रामर डिटेल में सीखनी है, स्कूल में अच्छे से नहीं करवाई गई थी, उनके लिए सिर्फ ये बुक है। तो जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी तो उनको इस बुक को फॉलो करना है, न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, डिक्शनरी को फॉलो करना है, दे आर गुड टू गो। और उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम अगर आ रहा है, आपको रिवीजन करनी है, तो 10 से 15 दिन पहले जितने भी आपको 100 से 200 से 150 सेट आपने जो लगाए थे, उन्हीं में जो आपने टिक किए थे, इडियम फ्रेज, वन वर्ड, जो भी आपको स्पेशल लगा, उन्हीं को आपको एक बार नज़र मारनी है, एंड यू आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम। इंग्लिश का इशू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो वीक बच्चे थे हमारे, उन्होंने एनसीईआरटी से शुरू किया, एनसीईआरटी के ट्रांसलेशन की किताबों से शुरू किया, उसके बाद न्यूज़पेपर पे शिफ्ट करना है, और उसके बाद एमबी पब्लिक। ये सबको करनी ही करनी है, साथ साथ में ये तो करनी ही करनी है। यही आपका शॉर्ट इलाज है। ये सिर्फ एज अ क्रच यूज़ करना है शुरुआत में, उसको फिर फेंक देना है, इसको नहीं यूज़ करना है। यही आपकी सारी तैयारी करवा देगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना किसी नीडफुल आदमी के साथ, एंड थैंक यू।